हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं धारिता के संदर्भ में। धारिता क्या है? धारिता का नॉर्मली जो हिंदी में अर्थ होता है ग्रहण करना। तो आज हम इसी ग्रहण करने के ऊपर, यानी कि कोई कंडक्टर किसी चार्ज को या एनर्जी को कितना स्टोर करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं धारिता। और आज इसी धारिता टॉपिक पर चर्चा होने वाली है। तो देखिए, समझने के लिए सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास कोई कंडक्टर है और ये कंडक्टर कैसा है? ये कंडक्टर है उदासीन, अर्थात इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब अनंत पर स्थित Q आवेश को मैं Q प्लस Q प्लस Q प्लस Q, बहुत सारे आवेश हैं। इन आवेशों को मैं एक एक करके इस उदासीन चालक पर ला रहा हूं। मान लीजिए मैं पहला आवेश इस चालक पर ले आया, तो इस चालक पर आवेश क्या हो जाएगा? इस चालक पर आवेश हो जाएगा प्लस Q। अब उसके बाद जब मैं अगले प्लस Q आवेश को लेकर के आऊंगा, तो क्या ये प्लस Q आवेश इस प्लस Q आवेश पर एक प्रतिकर्षण बल लगाएगा? क्यों? क्योंकि दोनों ही समान प्रकृति के आवेश हैं और समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, जिसकी वजह से ये आवेश जो इस उदासीन चालक पर वितरित है, इसके यहां आने का विरोध करेगा, जिसकी वजह से हमें किसी बाह्य स्रोत द्वारा इस आवेश को इस उदासीन चालक पर लाने के लिए कार्य करना पड़ेगा। ठीक, तो हमने वो कार्य किया W1, और W1 कार्य किया तो इस पर प्लस Q आवेश और अब इसके बाद मैं अगले Q को ले आया। क्या जब मैं अगला Q लाऊंगा तो ये जो इस पर 2Q आवेश वितरित है, क्या ये इस Q आवेश का जो आने वाला है उसका अपोज करेगा? बिल्कुल करेगा। अब ये अपोज पहले अपोज से कुछ ज्यादा होगा, इसकी वजह से मुझे कुछ और एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। इसी की वजह से और इससे आगे और लाएंगे तो कहने का मतलब है कि मुझे हर बार अधिक और अधिक और अधिक वर्क करना पड़ेगा। तो ये जो मुझे वर्क करना पड़ा, आखिरकार ये वर्क गया कहाँ? ये वर्क जो मैंने किया वो इस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। किसी भी चालक की स्थितिज ऊर्जा स्टोर करने की जो क्षमता होती है वो निश्चित होती है। अब मान लीजिए अगर यही चालक कैसा होता, यही चालक होता न्यूट्रल, उदासीन होता, और मैं आवेश लाता माइनस, ठीक, माइनस, या मान लीजिए मैंने उदासीन चालक है, अगर मैं इस चालक से इलेक्ट्रॉन निकालता, पहला इलेक्ट्रॉन निकालता, बड़ी आसानी से निकल जाता, तो इस पर चार्ज कैसा आ जाता? इस पर चार्ज आ जाता पॉजिटिव। अगर मैं इसे दूसरा इलेक्ट्रॉन और निकालता, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन और निकालता, तो जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलता, तो ये जो प्लस आवेश है इस माइनस आवेश के जाने का विरोध करता, यानी कि ये प्लस और ये माइनस आपस में मिलकर एक दूसरे को आकर्षित करते, जिसकी वजह से मुझे इन दोनों के आकर्षण बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता। मान लीजिए कुछ कार्य किया और मैंने इसको निकाल दिया, उसके बाद इस पर कितने प्लस चार्ज हो गए? 2 प्लस चार्ज हो गए। अब मैंने तीसरा इलेक्ट्रॉन और निकाला, क्या मुझे और कार्य करना पड़ेगा? और कार्य करना पड़ेगा। यही किया गया कार्य ही इस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, और आपको दिख रहा होगा आवेश भी संचित हो गया। तो कहने का मतलब है, चाहे मैं किसी उदासीन चालक से इलेक्ट्रॉन निकालूं या मैं किसी उदासीन चालक को इलेक्ट्रॉन दूं, दोनों ही परिस्थितियों में मुझे बाह्य स्रोत द्वारा कार्य करना पड़ेगा, और यही किया गया कार्य चालक में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अब बात करते हैं धारिता की कि आखिर इन टर्मों में धारिता कहाँ आई। धारिता को मैं मात्र एक लाइन में परिभाषित करना चाहूंगा कि किसी चालक की धारिता का तात्पर्य उस चालक पर आवेश और स्थिति
ऊर्जा की मात्रा संचित होने की क्षमता से है। अब बात करते हैं धारिता के गणितीय रूप की। तो धारिता के गणितीय रूप को समझने के लिए मैं वही करूंगा, एक कैसा चालक है, उदासीन चालक है, और उदासीन चालक से बहुत दूर पर यानी कि अनंत पर एक आवेश रखा है। क्यों? अगर मैं इस आवेश Q को इस चालक पर लाऊंगा तो क्या मुझे कार्य करना पड़ेगा? जब कार्य करना पड़ेगा तो क्या इस चालक के पृष्ठ पर विभव पैदा हो जाएगा, और ये विभव क्या फॉर्मूला क्या होता है, V = W/U। जब मैंने कार्य किया तो विभव पैदा हुआ, तो मुझे ये देखना है कि मैं कितना आवेश लाया क्यों और कितना विभव उत्पन्न हुआ, यानी कि जितना आवेश लाऊंगा मैं उतना ही विभव उत्पन्न होगा। यहाँ पर विभव का मतलब विभवांतर से, क्योंकि इसका पहले कुछ ना कुछ विभव होगा, शून्य नहीं क्यों ना हो। ठीक, लाऊंगा तो 0 विभव, इसके आने से जो आएगा तो विभव का अंतर आ गया। तो नॉर्मली जहां पर हम विभव की बात करेंगे वो होगा विभवांतर। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं किसी चालक को आवेश दूं तो उसका विभव बढ़ता है। तो कहने का मतलब है कि विभव जो समानुपाती होता है वो किसके समानुपाती होता है, क्योंकि अब V = 1/c × Q। मैंने समानुपाती को हटा दिया और क्या लगा दिया, 1/c नियतांक लगा दिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा VC = Q या C = Q/V। जहां C क्या है, जहां C समानुपातिक नियतांक है। C क्या है, जहां C समानुपातिक नियतांक है, जिसे चालक की धारिता कहते हैं। अब देखिए धारिता की एक परिभाषा और बन जाएगी, यदि अगर मैं विभवांतर में 1 वोल्ट का परिवर्तन करूं या V का मान में 1 वोल्ट यहां रख दूं, C = क्या हो जाएगा, C = Q हो जाएगा। यानी कि किसी भी चालक की धारिता उस आवेश के बराबर होती है जिसे उस चालक पर लाने पर चालक के विभव में 1 वोल्ट का परिवर्तन हो जाए। तो C क्या है, C को बोलते हैं धारिता। अब इसकी मात्रक की बात कर लेते हैं। देखो C का मात्रक क्या होगा, C का मात्रक यहां से निकालेंगे Q का मात्रक क्या होता है, कूलम, और V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो कहने का मतलब है कि C का मात्रक क्या हो गया, C का मात्रक हो गया कूलम प्रति वोल्ट, या इसका एक मात्रक और होता है जिसे हम बोलते हैं फैराड। फैराड व्यवहार में बहुत बड़ा मात्रक होता है, इसलिए हम फैराड ना लेकर के माइक्रो फैराड या पिको फैराड लेते हैं। ठीक, अगर इसकी विमा की बात करें तो इसका विमीय सूत्र जो होता है, विमीय सूत्र होता है m-1 l-2 T⁴ a⁴ अब बात करने वाले हैं हम संधारित्र की। संधारित्र क्या है, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सबसे पहले मैं संधारित्र को शुरू करने से पहले मैं इनका प्रयोग बताऊंगा, ताकि आप संधारित्र के उपयोग से ये समझ सके कि आखिर संधारित्र है क्या और हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। आपने कभी पंखे में ऊपर गोल गोल सिलेंड्रिकल सा कुछ लगा हुआ देखा होगा, कंडेंसर बोलते हैं आम भाषा में। तो उस कंडेंसर को हम क्या बोलते हैं, उस कंडेंसर को ही हम संधारित्र बोलते हैं। या आपने पानी खींचने वाली मोटर के ऊपर भी ऐसा कुछ सिलेंड्रिकल इक्विपमेंट देखा होगा, और उसी इक्विपमेंट को हम क्या बोलते हैं, उसी इक्विपमेंट को हम बोलते हैं संधारित्र। अब संधारित्र का काम क्या होता है, संधारित्र का काम होता है जैसे कि मान लीजिए आप किसी गाड़ी में धक्का लगा रहे हैं, जब तक गाड़ी चलना शुरू नहीं होती तब तक आपको अधिक धक्का लगाना पड़ता है कि नहीं। जैसे ही गाड़ी अगर एक बार चलना शुरू हो जाती है
तो आप उस गाड़ी में कम धक्का लगा करके भी उस गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि संधारित्र जो होता है किसी वस्तु को स्टार्ट होने से पहले ऊर्जा का अधिक मान उस पर आरोपित करता है। यह अधिक मान जो वोल्टेज सप्लाई आ रही है उस वोल्टेज सप्लाई से अधिक होता है, जिससे कि उसे स्टार्ट होने के लिए अधिक थ्रस्ट मिल सके। तो उम्मीद है कि आपको संधारित्र का उपयोग आ गया होगा समझ में। संधारित्र का यूज ये होता है कि किसी उपकरण को चलने से पहले वो ऊर्जा की अधिक मात्रा उस उपकरण को देगा जो ऊर्जा की मात्रा उसे सामान्य पर्पज से नहीं मिलने वाली है। ठीक, अब हम बात करते हैं संधारित्र की। तो देखिए मेरे पास है गोला है, इसकी त्रिज्या कितनी, इसकी त्रिज्या है r। ठीक, अब इसी प्रकार से मैं आवेश q को कहां से ला रहा हूं, आवेश q को ला रहा हूं अनंत से। तो आप डिफाइन करो q अपॉन v को। ठीक, तो अब मैं बात करता हूं v की। जब मैं इस q आवेश को इस r पृष्ठ पर लाऊंगा तो क्या इसमें विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, और उस विभवांतर का मान कितना होगा, उस विभवांतर का मान होगा v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन r। अब ये v की वैल्यू आपको यहां रखनी है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, q अपॉन, देखिए v की वैल्यू रखो q इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। q से q कट गया तो q अपॉन v की वैल्यू क्या आ गई, q अपॉन v की वैल्यू क्या c के बराबर होता है, ये फॉर्मूला। तो q अपॉन v c = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो ये जो फॉर्मूला आ रहा है, ये फॉर्मूला आ रहा है गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक। तो गोलीय चालक की धारिता का जो व्यंजक होता है, आप इस फॉर्मूले को देख करके समझ गए होंगे कि यहाँ पर गोलीय चालक की किसी धारिता का मान जो होगा वो डिपेंड करने वाला है इसकी आकृति एवं आकार पर, ना कि Q पर और V पर। क्यों Q और V पर क्यों डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि Q का जितना मान बढ़ जाएगा V का मान उसी अनुपात में बढ़ जाएगा, या अगर Q का मान घटता है तो V का मान भी उसी अनुपात में घट जाएगा। तो इसलिए किसी चालक की धारिता Q एवं V पर डिपेंड नहीं करती। किसी चालक की धारिता केवल डिपेंड करती है उसके आकार पर और आकृति पर। तो अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक फैला होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई बाउंड्री नहीं है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अनंत तक फैला होगा। अब अनंत तक फैलने का मतलब है कि अगर मुझे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करना होगा तो पहले तो मैं इसे समेटूंगा और समेट करके मैं किसी दूसरे उपकरण को दूंगा। तो इसलिए मुझे जो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए मोटर को देने के लिए या किसी पंखे को देने के लिए वो एक निश्चित जगह में होना चाहिए। इस वजह से ये जो इस तरह के जो संधारित्र होते हैं, गोलीय संधारित्र, उनका यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यानी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में होती है वो बिखरी हुई होती है। अब उसको समेटने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसकी वजह से उस उपकरण की एक्यूरेसी घट जाएगी, इसलिए हमें थोड़ा सा अन्य रास्ता अपनाना पड़ेगा। दूसरा रीजन है, देखिए यहाँ पर C की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, C की वैल्यू डिपेंड कर रही है R पर। अगर मान लीजिए R का मान मैंने 1 मीटर ले लिया, चलो 2 मीटर ले लिया, 2 मीटर ना लेकर के मैंने 10 मीटर ले लिया, तो 10 मीटर का गोला कितना हो जाएगा, 10 10 20 बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अब देखिए 10 मीटर लेने के लिए C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 पाई क्रॉस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता ही है 8.85 क्रॉस 10 की पावर -12 इनटू R की वैल्यू कितनी 10। तो ये देखो 10 की घात -10 फैराड कितना छोटा है, बहुत छोटा है। इसलिए गोलीय चालकों की जो धारिता होती है वो बहुत कम होती है। और दूसरा रीजन है कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में जो एनर्जी होती है वो बिखरी हुई होती है, इसलिए हम गोलीय संधारित्रों का यूज नहीं करते। इसकी जगह पर हम करेंगे और जो आपके सिलेबस में भी है वो है समांतर प्लेट संधारित्र। तो अब हम चर्चा करने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र पर।
हल कर। अब हम बात करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की। समांतर प्लेट संधारित्र में हमारे पास दो चालक होते हैं, एक चालक होता है धनावेश और एक चालक होता है ऋणावेश, और ये दोनों चालक एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं, और इसी सिस्टम को क्या कहते हैं, इसी सिस्टम को हम कहते हैं संधारित्र। देखिए पहला चालक मैंने कैसा आवेशित कर दिया, प्लस चार्ज दे दिया, और इसी कुछ दूरी पर, कितनी दूरी पर, स्मॉल डी दूरी पर मैंने एक माइनस चार्ज का चालक रख दिया, और इन चालकों से जो सिस्टम बनता है उसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, उसी सिस्टम को हम बोलते हैं संधारित्र। और यहाँ पर प्लेटों का जो क्षेत्रफल मानते हैं, यहाँ प्लेटों का क्षेत्रफल मानते हैं हम ए। अब तुम कहोगे कि सर देखना ये तो लाइन है और इस लाइन का क्षेत्रफल कहाँ से आ गया। इस लाइन का क्षेत्रफल समझने के लिए आपको यहाँ चलना पड़ेगा। यहाँ ये मैंने दो क्या लिए हैं, ये मैंने दो लिए हैं चालक, और इसके जरिए घर के जरिए से हम इन चालकों के क्षेत्रफल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो देखिए जरा समझने की कोशिश करना। देखिए ये आपको दो प्लेटें नजर आ रही है, पहली प्लेट और ये दूसरी प्लेट। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी, इन दोनों के बीच की दूरी d, और इनका क्षेत्रफल कितना, इनका क्षेत्रफल a। तो इस तरह से हम इनको ना रख करके पहली प्लेट को रख देते हैं ऐसे, और दूसरी प्लेट को रख देते हैं ऐसे, एक पर कर देते हैं प्लस चार्ज और दूसरे पर कर देते हैं माइनस चार्ज। तो यही जो युक्ति है, ये युक्ति क्या कहलाती है, ये युक्ति कहलाती है संधारित्र। अब हम बात करते हैं संधारित्र की धारिता का व्यंजक। ठीक है बेटा, अब हम बात किसकी करते हैं, हम बात करते हैं संधारित्र की धारिता का व्यंजक, और वो संधारित्र है समांतर प्लेट संधारित्र। तो देखिए सबसे पहले संधारित्र की धारिता, थ्योरी में आपको कुछ नहीं बताऊंगा कि इनके बीच की दूरी d है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है, एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी नेगेटिव चार्ज है, तो ये तो आप अपने आप समझेंगे। मैं शुरू करने वाला हूं C = Q/V। आखिर मैंने संधारित्र की धारिता को किसमें डिफाइन किया था, Q। तो किसी भी संधारित्र की धारिता के लिए मुझे Q और V के टर्म में डिफाइन करना है, तो Q तो जितना मैंने दिया है वो मुझे नोन है। ठीक, अब इसके बाद मैं बात करता हूँ V की। V को यहाँ से कैसे डिफाइन किया जाएगा, देखिए ये कैसा आवेश प्लस और ये माइनस आवेश, तो इन दोनों प्लेटों के बीच में क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा। जब आपको मालूम है कि जब विभव में अंतर हो तो वहाँ वैद्युत क्षेत्र पैदा हो जाता है, और उस वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होती है, उस वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होती है प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर। और अगर इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d हो तो हमें V की जो वैल्यू है, V की वैल्यू मैं किस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ, मैं V की वैल्यू निकाल सकता हूँ V = E × T, और E का फॉर्मूला आपको मालूम ही है। E का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर पृष्ठ आवेश घनत्व प्लस सिग्मा, और इस प्लेट पर पृष्ठ आवेश घनत्व माइनस सिग्मा हो, तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, V की वैल्यू हो जाएगी σ/ε0 × अब इसके बाद आपको पता है सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा का फॉर्मूला होता है सिग्मा = Q/A। ए क्या है, यहाँ पर एक प्लेट का क्षेत्रफल है, तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, V की वैल्यू आ जाएगी QA ε0 × D। अगर V का मान मैं यहाँ रख दूँ, ठीक, अब V का मान यहाँ से यहाँ रिप्लेस करो, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, C की वैल्यू आ जाएगी Q/Q × D × A ε0। क्या Q से Q खत्म हो गया, तो Q से Q खत्म हो गया, तो C की वैल्यू क्या आ गई, C की वैल्यू आ गई A ε0 D। तो यही समान प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है। आपने गोलीय चालक में भी देखा था, और समांतर प्लेट संधारित्र में भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि चालक की धारिता जो है वो मात्र केवल इसके आकार पर निर्भर कर रही है, यानी कि A और D पर, ना तो इसमें कहीं V है और ना इसमें कहीं Q है। तो इसमें भी वही टर्म लागू होगा कि किसी चालक की जो धारिता है वो V और Q पर निर्भर नहीं करती, किस पर निर्भर करती है, उसके आकार और
आकृति पर यदि प्लेटों के मध्य के परावैद्युतांक भर दें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला रहेगा C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो आपने समांतर संधारित्र की धारिता का व्यंजक देखा। अब हम बात करते हैं कि यदि हम उस समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच अगर कोई माध्यम भर दें जिसका परावैद्युतांक की वैल्यू कितनी हो, K हो, तो उस माध्यम की वजह से उस संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और क्या इस संधारित्र के उपयोग है, हम इस बात पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए बेटा, जो पहला जो यूज है, पहले देखिए पहली प्लेट और दूसरी प्लेट, इन दोनों प्लेटों के बीच में क्या भरी हुई है? इन दोनों प्लेटों के बीच में बाई भरी हुई है। तो आप आसानी से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये माइनस प्लेस इस पॉजिटिव प्लेट पर और ये पॉजिटिव प्लेस इस माइनस प्लेट पर अट्रैक्शन में लगाएंगे, जिसकी वजह से ये आपस में चिपट जाएंगी। अगर वायु है तो अगर यदि मैं इन दोनों के बीच में अगर कोई के माध्यम का परावैद्युतांक भर दूं, क्या भर बेटा मैं के माध्यम का परावैद्युतांक भर दूं, तो ये प्लेटें आपस में चिपक नहीं पाएंगी। तो पहला यूज जो है परावैद्युतांक का यही है कि इससे संधारित्र को बनाने में आसानी हो जाती है। और दूसरा यूज क्या है? दूसरा यूज यही है कि संधारित्र की धारिता इससे बढ़ जाती है। और कैसे बढ़ जाती है ये हम इस आर्टिकल में देखेंगे। अब मान लीजिए इस संधारित्र को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? E था। तो देखो प्लस और माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? E। जब उस E इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं इस परावैद्युतांक पदार्थ को भरूंगा तो क्या इसका ध्रुवण हो जाएगा? जब इसका ध्रुवण होगा तो इस प्लेट पर आ जाएगा माइनस चार्ज और इस प्लेट पर आ जाएगा प्लस चार्ज। तो अगर मान लीजिए प्लस प्लेट पर जो चार्ज था उसकी वजह से पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है और इस माइनस के कारण इसका घनत्व पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा आई है। इसी प्रकार से इसका माइनस सिग्मा और इसका माइनस सिग्मा आई होगा। तो क्या ये जो टोटल चार्ज है प्लेट पर, ये टोटल चार्ज घट जाएगा, जिसकी वजह से इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर भी फर्क पड़ेगा। तो अब इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इस पर हम अब चर्चा करने वाले हैं। मान लीजिए मैंने जो परावैद्युतांक भरा उस परावैद्युतांक की वैल्यू कितनी है? K है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जो फैक्टर इफेक्ट करने वाला है वो फैक्टर क्या है? वो फैक्टर है K। तो देखिए, तो बाहरी प्लेट पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी है? देखिए बाहरी प्लेट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी? E बाहरी E प्लेट मान लो, ठीक है ना? E प्लेट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ठीक, अब ये जो माइनस है, क्या इस माइनस और ये जो प्लस पैदा हुए हैं परावैद्युतांक के बीच में, क्या इसकी वजह से ही एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी? और उसका मान मैं मान रहा हूं E अंदर। तो जो E अंदर होगी उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू होगी E अंदर। ये अंदर का मतलब है परावैद्युतांक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र पैदा हुआ है, E अंदर इज इक्वल टू प्लेट, ये जो ये जो पदार्थ है इसकी एक किनारे पर चार्ज कैसा है? माइनस, और इसी आवेश के कारण जो इस पर जो पृष्ठ आवेश घनत्व आया है वो माइनस सिग्मा आई आएगा और इस पर आएगा प्लस आई। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू होगी सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब कुल कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके अंदर जो होगी, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E is equal to sigma upon एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा I upon एप्सिलॉन नॉट। तो E जो होगी,
ई का जो फॉर्मूला है आपको याद करना पड़ेगा, अंदर जो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना आ गया, सिग्मा इज इक्वल सिग्मा अपॉन के इज इक्वल टू ये आ गया सिग्मा माइनस सिग्मा आई। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके धारता पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। यदि दोनों प्लेटों के बीच वायु भरी है, यदि दोनों प्लेटों के बीच क्या हो बेटा, यदि दोनों प्लेटों के बीच वायु हो, आपको सी का फॉर्मूला पता है, क्या होता है सी का फॉर्मूला, सी का फॉर्मूला होता है के, सी का फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। इसको क्या मैं समीकरण नंबर 1 मान लूं। ठीक, के परावर्तता घटने पर ये सी कैसे आया ये आपको पहले पता है। अगर मैं के परावर्तन भर दूं तो क्या पता है कि के परावर्तन भरने के बाद ई का मान चेंज हो जाएगा, ई का मान चेंज हो जाएगा तो सी का फॉर्मूला भी डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो के परावर्तन भरने पर यदि प्लेटों के मध्य वेगमांतर v हो तो v का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v का फॉर्मूला हो जाएगा v इज इक्वल टू e इंटू डी। तो v इज इक्वल टू e का फॉर्मूला क्या होता है, e का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इस प्लेट का जो टोटल सिग्मा है वो कितना है, सिग्मा माइनस सिग्मा आई। तो यहाँ मैं सिग्मा की जगह क्या रख सकता हूँ, सिग्मा की जगह मैं रख सकता हूँ सिग्मा माइनस सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। ठीक, अब संधारित्र की धारता सी डैश मान लो, सी डैश इज इक्वल टू कितना, सी डैश इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ठीक, तो सी डैश इज इक्वल टू क्यू की जगह में क्या लिख सकता हूँ, ये फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से सिग्मा। तो यहाँ से यहाँ मैं क्यू की वैल्यू क्या रख सकता हूँ, यहाँ मैं क्यू की वैल्यू रख सकता हूँ यहाँ से क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए। तो सी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी डैश की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा ए अपॉन वी। तो सी डैश इज इक्वल टू सिग्मा ए जो का क्यों, यहाँ पर v की वैल्यू मैं यहाँ से प्लेस करूंगा। तो v की वैल्यू जब मैं यहाँ से यहाँ रखूंगा तो क्या आ जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा आई इनटू टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट कहाँ पहुंच जाएगा, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पहुंच जाएगा। और सिग्मा माइनस सिग्मा आई की वैल्यू आप यहाँ से रख सकते हो, सिग्मा माइनस सिग्मा आई की वैल्यू कितनी, सिग्मा अपॉन के। तो जब मैं यहाँ वैल्यू रखूंगा तो क्या हो जाएगी, सी डैश इज इक्वल टू सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, देखो क्या रखूं, सिग्मा अपॉन के इनटू डी। तो सिग्मा से सिग्मा कट गया, सी डैश की वैल्यू क्या आ गई, सी डैश की वैल्यू आ गई के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो ये जो फॉर्मूला आ रहा है सी डैश इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी का फॉर्मूला जब आ रहा है जब मैं किसी परावर्तकता को संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच रख दूं। ठीक, इसको मैंने समीकरण नंबर 1 माना है, इसको मैं मानूं समीकरण नंबर 2। तो अब हम बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा सी, ये जो है इतना, ये जो टर्म है इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, इसकी जगह ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी की जगह मैं रख सकता हूँ सी। तो सी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी डैश इज इक्वल टू आ जाएगा के सी। अब यहाँ पर सी क्या है, यहाँ पर सी है वह धारता जब दोनों प्लेटों के बीच वायु भरी थी। सी डैश क्या है, सी डैश वे वैल्यू है जब हमने संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच परावर्तन भर दिया था। तो अब देखिए सी डैश इज इक्वल टू क्या आ रहा है, के सी। इसका मतलब है कि अगर मैं संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच के मान का परावर्तन भर दूं तो संधारित्र की धारता के गुणा बढ़ जाएगी, अर्थात संधारित्र की जो धारता है परावर्तकांक के वैल्यू गुणा हो जाएगी। तो अतः आपको स्पष्ट हो गया होगा
कि संधारित्र की जो धारिता है वो बढ़ जाती है यदि मैं संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच वायु को निकाल करके कोई परावर्तक पदार्थ भर दूं। अतः स्पष्ट है कि प्लेटों के मध्य के मान का परावर्तित भर दें तो धारिता का मान बढ़ जाता है। फिर अगर मैं इस फॉर्मूले से देखूं तो धारिता का मान किस किस पर डिपेंड करने वाला है? धारिता का मान डिपेंड करने वाला है के की वैल्यू पर और A अपॉन डी के रेशियो पर। तो ये आपको रेशियो दिख रहा होगा, देखो A अपॉन डी का रेशियो, जितना A ज्यादा होगा और D जितना कम होगा धारिता का मान उतना ही बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर A अपॉन डी की एक लिमिट है, उस लिमिट के अंतर्गत ही हम A और D को घटा बढ़ा सकते हैं। तो बड़ा उम्मीद है कि आपसे समांतर संधारित्र आ गया होगा समझ में, और नहीं आया होगा समझ में तो आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ से सर समझ में नहीं आया, मैं फिर उसको आपको समझा दूंगा। उम्मीद है कि आप इसे देखोगे और समझोगे और जो भी प्रॉब्लम आएगी वो मुझसे